हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम यूपी टीजीटी के लिए लिटरेचर को पढ़ रहे हैं और ये स्पेशल तौर पर 2022 के बैच के लिए। और हम पढ़ रहे हैं जॉन मिल्टन, और जॉन मिल्टन पर ये फर्स्ट वीडियो है। 15 वीडियो हम पढ़ चुके हैं लिटरेरी टर्म्स पर, और 15 ही पढ़े हैं हमने विलियम वर्ड्सवर्थ पर, दोनों ही पढ़ लें। और लगभग 6 वीडियो हमने पढ़े हैं विलियम शेक्सपियर पर। आप इनको पढ़ लें, इन पर हम विलियम शेक्सपियर पर हम दोबारा शुरू करेंगे। और हम इन मीडिया रेस से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि मिडिल से शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि हमको पहले इसमें जॉन मिल्टन की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, उसको नहीं पढ़ेंगे। हम पैराडाइज लॉस्ट से शुरू कर रहे हैं, और पैराडाइज लॉस्ट की ये बुक फर्स्ट है, और इस बुक फर्स्ट को ही हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट मान लीजिए। देखिए, डीप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बच ना पाए और सारी जानकारी आपको क्लियरली और एक्सटेंशन रूप में हो पाए। चलिए शुरू करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोइम इन ब्लैंक वर्स बाय इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है ब्लैंक वर्स में एपिक पोइम है। और पैराडाइज लॉस्ट के अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए, द पोइम कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी, यानी पोइम में बिब्लिकल स्टोरी है, यानी कि बाइबल की स्टोरी है। और थीम में द फॉल ऑफ मैन, ये इसका सब्जेक्ट है। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सैटन, तो सैटन के द्वारा एडम और ईव को टेम्पटेशन, उकसाना, और देयर एक्सपेल्सन फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन, और उनका स्वर्ग से नीचे निष्कासन। तो ये आपका सब्जेक्ट है। अब बात आती है कि जब हम कह रहे हैं कि ये बिब्लिकल स्टोरी है, यानी बाइबल से स्टोरी है, तो बाइबल की किस बुक से है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ऑकर्स इन जेनेसिस, तो ये कहानी जो है जेनेसिस से ली गई है, उसमें है। और जेनेसिस क्या है? द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल, बाइबल की फर्स्ट बुक जेनेसिस है, और जेनेसिस में ही एडम और ईव की स्टोरी मिलती है। तो जेनेसिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ हेब्रू बाइबल एंड द क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है किस क्लासिकल मॉडल पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन बनता है। तो पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल ऑफ होमर्स ओडिसी एंड वर्जिल्स एनियड। तो होमर की ओडिसी और इलियड दोनों ले सकते हैं, दोनों के ही एक ही थीम जैसा है, और वर्जिल्स की एनीड है। अब इसका प्रमाण क्या है? तो देखिए, इसमें विलियम कूपर लिखते हैं। देखिए, विलियम कूपर जो आपके 18वीं सेंचुरी के पोइट हैं और क्रिटिक भी हैं, और ये प्री रोमांटिक पीरियड के हैं। तो क्या लिखते हैं? वॉज देयर एवर एनीथिंग सो डिलाइटफुल एज म्यूजिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, क्या पैराडाइज लॉस्ट के संगीत से अधिक आनंददायक कुछ हो सकता है? इट इज लाइक दैट ऑफ ए फाइन ऑर्गन, ये इस तरह बढ़िया है जैसे कि एक अच्छा ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन की जो आवाज़ आती है, तो पैराडाइज लॉस्ट उतना ही अच्छा है। हैज़ द फुलेस्ट एंड डीपेस्ट टोन ऑफ मैजेस्टी विद ऑल द सॉफ्टनेस एंड एलिगेंस ऑफ डोरियन फ्लूट। तो कह रहे हैं इसमें भव्यता के सबसे पूर्ण और गहरे स्वर हैं, और डोरियन बांसुरी की इसमें सारी कोमलता है
और शान है। देखिए डोरियन जो है आपका हेलेनिक रेस है, यानी कि एक कौन सी रेस है, यूनान की रोमन रेस है। वैरायटी विदाउट एंड एवर इक्वल्ड अनलेस परहैप्स बाई वर्जिल। तो इसकी जो वैरायटी है वो अंतहीन है और इसकी बराबरी जो है कभी नहीं हो सकती सिवाय वर्जिल के। तो ये कहना है कि पैराडाइज लॉस्ट की बराबरी कोई नहीं कर सकता सिवाय वर्जिल की जो रचना है एनीड, उसके बराबरी की जा सकती है। तो ये विलियम कूपर जो हैं ये इसके प्रेजेज में बात कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट वर्जिल के एनीड के समान है। तो क्या कॉपी किया उन्होंने, कैसे हम कहें कि ये वर्जिल की एनीड के इक्वल है। देखिए ये कह रहे हैं हिज एक्सटेंशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट फ्रॉम 10 books to 12 was an afterthought in the manner of वर्जिल्स एनियड। देखिए 1674 में जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक में एक्सटेंशन किया। पहले कितने में थी, 1667 में जब पब्लिश होती है तो ये 10 बुक्स में होती है। तो इन्होंने 12 बुक में इसको एक्सटेंशन किया इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनियड, जिस प्रकार वर्जिल की एनियड है। तो एक समानता तो ये हो गई। दूसरी बात, बोथ राइटर्स लिव इन मीडिया रेसेस। दोनों ही राइटर एनियड हो, वर्जिल एनियड चाहे शुरुआत की हो और चाहे पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत हुई हो, दोनों ही रचनाएं मीडिया रेसेस से शुरू होती हैं। अभी मैंने बात की थी ऊपर, इन द मिडल ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी भी कहानी के बीच से शुरुआत करते हैं। एट स्टार्ट डिसरिगार्डिंग क्रोनोलॉजी टू गेट अ ड्रामेटिक ओपनिंग, यानी कि ड्रामेटिक ओपनिंग प्राप्त करने के लिए जो क्रोनोलॉजी है, जो घटनाक्रम है, उसको जो है ये नकार देते हैं, उसकी अनदेखी कर देते हैं, यानी कि बीच से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मिल्टन आल्सो स्टार्ट्स हिज पोइम इन मीडिया रेसेस। मिल्टन डिस्क्राइब सैटेनिक फॉल लेटर इन बुक 6 बट स्टार्ट्स इट्स कॉन्सिक्वेंस इन बुक 1। तो बुक 1 में आपने देखा या पढ़ा होगा कि जो एंजल है सैटर्न, तो ल्यूसीफर का फॉल होता है बुक 4 में, लेकिन बुक 1 में उसके कॉन्सिक्वेंस, यानी कि उसको हेल में गिरा हुआ अपने साथियों के साथ दिखाया जाता है। तो ये बीच की स्टोरी है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो इसको बोलते हैं इन मीडिया रेस, यानी कि मिडिल ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बीच में से। तो कहानी के बीच में से शुरुआत की है। तो ये भी दोनों, एनियड की बात करें, चाहे होमर की बात करें, या हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, दोनों ही ये सारी रचनाएं इन मीडिया रेस, यानी कि मिडिल ऑफ थिंग्स, यानी कहानी के बीच से इनकी शुरुआत होती है। अगली बात, इन्होंने बहुत कॉपी किया है उसी को, एनियड को। कैसे? मिल्टन वॉज सो डोमिनेटेड बाई हिज वर्जिल whom he must have known almost by heart, कि वर्जिल को इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और ऐसा लगता है कि इन्होंने वर्जिल की रचनाओं को ज़बानी याद कर लिया हो। तो कह भी सकते हैं, अपने लोग जानते भी हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान थे लैटिन के, और रात के 2 बजे तक पढ़ते थे। तो इन्होंने लैटिन पर बहुत अच्छी पकड़ थी, तो नेचुरल है कि एनियड को भी बहुत अच्छा पढ़ा होगा। तो क्या किया है, दैट फॉर 50 लाइन्स ही फॉलोज द लैटिन फॉर्म ऑफ इन्वोकेशन कवरिंग एनियड बुक 1 1 to 13, यानी कि बुक 1 में जो लगभग 50 लाइन्स हैं,
तो इन्होंने लैटिन की इन्वोकेशन को कॉपी किया है। उसी ढंग से आप अगर एनियड की इन्वोकेशन पढ़ेंगे और पैराडाइज लॉस्ट की इन्वोकेशन पढ़ेंगे तो आपको लगभग एक जैसा दिखाई देगा। जैसे एनियड की इन्वोकेशन से शुरुआत हुई है वैसे ही पैराडाइज लॉस्ट की इन्होंने शुरुआत की है। लाइक वर्जिल एंड होमर, मिल्टन introduces his innumerable similes with the familiar as when। देखिए होमर ने, वर्जिल ने जिस प्रकार शुरुआत की है बहुत सारी सिमिलीज की, तो उसी तरह जॉन मिल्टन ने शुरुआत की है एज वेन, इन्होंने एज वेन से की है। और जबकि एनियड या जो कि होमर की रचना है उन्होंने किया है वैल्यूटी, ये लैटिन वर्ड है, तो वैल्यूटी का मतलब होता है एजबियन। एजबियन मतलब फॉर एग्जाम्पल मानो की। अब अगला पॉइंट है, ये तो रहा कि क्यों कहते हैं हम कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो रचना की है वो इमिटेट किया है एनियड को और होमर की इलियड और ओडिसी को। मिल्टन बिगेन टू कंपोज पैराडाइज लॉस्ट इन 1658, यानी 1658 में शुरुआत कर देते हैं। 1665 में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 1667 में 10 बुक्स में पब्लिश होती है। और इन द मैनर ऑफ एनियड, यानी कि जो वर्जिल की रचना है एनियड, तो सेकेंड टाइम पब्लिश्ड इन 1674 इन 12 बुक्स इन द मैनर ऑफ एनियड बाय वर्जिल। तो वर्जिल ने जिस प्रकार 12 बुक्स में है उसी प्रकार इन्होंने भी अपने इस बुक को 12 भागों में लिखा, 12 भागों में डिवाइड किया और विद एन आर्गूमेंट, और हर बुक के शुरुआत में एक आर्गूमेंट जोड़ दिया। आर्गूमेंट क्या है? समरी है। जो बुक है पूरी एक जैसे जिस बुक के शुरू में उन्होंने आर्गूमेंट दिया है तो वो आर्गूमेंट उस बुक की समरी टाइप का है। अब ब्रीफ समरीज, ये छोटी छोटी समरियां हैं, वर इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच बुक। समझ गए होंगे, यानी कि 12 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन साथ में उस बुक के ऊपर एक समरी को भी अटैच कर दिया जिसको आर्ग्यूमेंट्स कहा इन्होंने। अब ये देखिए, इसका उत्तर तो हमको कहीं मिला नहीं। पहली बात, हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग सजेस्टेड जॉन मिल्टन टू राइट पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि जो एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे, कॉलेज फ्रेंड थे, तो उन्होंने इसे सजेस्ट किया। ये टीजीटी में जो है आपका प्रश्न जो है पूछा गया है और वहाँ इसका ऑप्शन जो है एडवर्ड किंग को सही माना गया। हमने इसको बहुत ढूंढा, किसी भी बुक में हमको तो मिला नहीं, इसलिए हमने जो टीजीटी में पूछा गया उसी को सच मान लिया। ठीक है। फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन द होली स्पिरिट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को 12 बुक्स में डिवाइड किया, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट बुक है वो है बुक 9, जिसमें 1189 यानी कि 1189 लाइन्स हैं, और सबसे शॉर्टेस्ट बुक है वो बुक 7 है जिसमें 640 लाइन्स हैं। और ये कैसे बनी? देखिए, पहले 10 बुक थी, तो इन्होंने जो बुक 10th था उसको डिवाइड किया और बुक 7th था उसको डिवाइड किया, यानी कि दोनों को काट छांट करके 2 बुक और बढ़ा दी। अब बात करते हैं इन्वोकेशन पे। तो देखिए, मिल्टन ओपन्स पैराडाइज लॉस्ट बाय आस्किंग अ म्यूज टू इंस्पायर हिज राइटिंग। जिस प्रकार एनियड की शुरुआत हुई है, इलियड की शुरुआत हुई है, ओडिसी की शुरुआत हुई है, ये क्लासिकल तरीका है। क्लासिकल जिसको बोलते हैं क्लासिकल कन्वेंशंस ऑफ एपिक, यानी कि जो एपिक की कन्वेंशंस होती हैं, परंपराएं होती है,
उसी के अनुसार इन्होंने भी शुरू किया है। किससे? म्यूज के। तो क्या कहते हैं? सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब और ऑफ सनाई डिडस्ट इंस्पायर द शेफर्ड हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीट। तो प्रार्थना करते हैं कि हे हेवनली म्यूज। हेवनली म्यूज कौन है आप जानते हैं, इनका जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी आप सोचिए कि हेवनली म्यूज कौन है। तो कहते हैं सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरब एंड और ऑफ सोनाई। ओरब का मतलब हेरब है, ठीक है, ये है होरब। इसको पूछा गया था टीचटी में कि ओरब का नाम जो है क्या है, तो ये होरब है, एक माउंटेन है, माउंटेन टॉप है। और ऑफ सेनाई, जो होरब और सेनाई के टॉप पर सीक्रेटली बसती हो, हे देवी, डिडस्ट इंस्पायर द शेफर्ड, तुमने उस शेफर्ड को इंस्पायर किया। और उस शेफर्ड का क्या नाम है? मोजेस। तो मोजेस नाम है, उसको तुमने इंस्पायर किया। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, तो उसने अपने चुने हुए अनुयायी को फिर सिखाया। फिर इसी में कहते हैं इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, तो मेरे इस साहसिक सॉन्ग है, पैराडाइज लॉस्ट है, इसको इनवोक कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन्स जो हैं पैराडाइज लॉस्ट की थीम को दर्शाती हैं, बहुत पूछी भी जाती हैं। इल्यूमाइन व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट। इल्यूमाइन यानी कि आप उसको प्रकाशित करिए, जागृत कीजिए। व्हाट इज लो रेज, और जो मेरे में निम्नता है उसको उठाइए। एंड सपोर्ट, और सपोर्ट करिए। दैट टू द हाइट टू दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट, उस ऊंचाई तक उठाइए ताकि मैं इस ग्रेट आर्ग्यूमेंट पर की ऊंचाई तक पहुंच सकूं। कौन सा? आई में एजर द एटर्नल प्रोविडेंस, ताकि मैं जो ईश्वर का प्रोविडेंस है, ईश्वर का जो प्रावधान है, उसको मैं कह सकूं। क्या प्रावधान है? एंड जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मनुष्य के लिए अच्छा ही है, भला ही है। मनुष्य की, ईश्वर की कोई भी रचना और कोई भी बात मनुष्य के लिए कभी बुरा नहीं कर सकती, उसकी भलाई के लिए होती है। तो इस बात को मैं जस्टिफाई कर सकूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोएम की थीम है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? फॉल ऑफ मैन या फॉल ऑफ लूसीफर, या जो टेम्पटेशन है वो क्या था? वो था सब्जेक्ट। अब आप जानते हैं कि इन एंशियंट ग्रीक एंड रोम पोइट्स हैव ऑलवेज रिक्वेस्टेड द म्यूज टू फायर देम विद क्रिएटिव जीनियस फॉर लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स कॉल्ड एपिक्स। तो जो आपके एंशियंट रोम और ग्रीक पोइट्स थे, तो वो देवियों की, दो म्यूजिस की इन्वोकेशन किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, ताकि वो जो एपिक पोइट्री है उसको रच सकें, उसकी रचना कर सकें। और ये ग्रीक मैथोलॉजी में 9 म्यूजिस हैं और ये सभी सिस्टर्स हैं। और इनको जो है ये लोग प्रार्थना करते थे। इनके नाम हैं कैलियोप, सिलियो, इरेटो, यूट्रेप, मेल्पोमेन, पॉलीमेनिया, ट्रेपेसिकोर, टेलिया एंड यूरेनिया। अब एनिड में की बात करें तो वर्जिल ने कैलियोप जो कि म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री हैं, इरेटो द म्यूज ऑफ लव पोइट्री हैं, थैलिया द म्यूज ऑफ कॉमेडी हैं, इनको इन्होंने इन्वोक किया, इनकी इन्होंने स्तुति की। इन्वोकेशन का मतलब स्तुति। और होमर ने अपनी ओडिसी और इलियड के लिए कैलियोप जो कि म्यूज ऑफ एपिक पोइट्री है, इनको किया।
लेकिन जॉन मिल्टन ने यूरेनिया को इन्वोक किया, और यूरेनिया कौन है? म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की म्यूज है। शी वॉज आल्सो कंसिडर्ड द म्यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड ऑफ ऑल एग्जैक्ट साइंस। तो ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकी ग्रैंड स्टाइल की। तो देखिए ये प्रश्न बनता है कि हु कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट द ग्रैंड स्टाइल। तो ये बात कही है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट द ग्रैंड स्टाइल। ये भी प्रश्न बनता है। और ग्रैंड स्टाइल समझ लीजिए किसे कहते हैं। ये नॉर्मली समझ में नहीं आता, तो समझ लीजिए भाई स्टाइल का मतलब है बहुत शानदार स्टाइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लोकल लैंग्वेज का यूज कर लिया। देखिए फॉर्मल लैंग्वेज और आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में बहुत अंतर होता है। तो ग्रैंड स्टाइल क्या है? द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स, एपिक सिमिलीज, नंबरस रेफरेंस एंड एल्यूजन्स, बहुत सारे रेफरेंस देना, बहुत सारे दृष्टांतों को सुनाना, कॉम्प्लेक्स वोकाबलरी एंड कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, यानी कि सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और जो वोकाबलरी होती है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। एज यू नो, पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट आप पढ़ेंगे तो उसकी जो वोकाबलरी है बहुत ही कठिन है, और बहुत सारे इन्होंने लैटिन शब्दों का यूज किया है। और इनकी जो सिमिलीज हैं, जिसको हम बोलते हैं होमरिक सिमिली या एपिक सिमिली, तो इन्होंने एपिक सिमिली का पैराडाइज लॉस्ट में बहुत प्रयोग किया है। एज बीस वाला जो है या लेविएथन से कंपेयर किया है सैटर्न को। तो ये बहुत बड़ी बड़ी सिमिलीज हैं। और फिगरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए और इंट्रिकेट मेटाफर्स, यानी कि जटिल मेटाफर होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, इस प्रकार की जो स्टाइल है, उसको हम ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं। तो इलियट प्रेज नहीं इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ये नीचे जो लाइन है, इलियट ने पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन की वर्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्या कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। मिल्टन्स पोएट्री कुड ओनली बी एन इन्फ्लुएंस फॉर वर्स अपॉन एनी पोइट वॉट एवर। क्या कहते हैं कि मिल्टन की जो पोइट्री है किसी भी कवि पर केवल बुरा प्रभाव ही डाल सकती है। अपॉन एनी पोइट वॉट एवर, यानी किसी भी कवि पर, यानी कि इनकी जो पोइट्री है किसी भी कवि पर केवल बुरा प्रभाव ही डाल सकती है। इसका मतलब कोई अच्छा प्रभाव नहीं डालती है। बहुत क्रिटिसाइज किया है। कहते हैं इनफैक्ट सेड इलियट, इट वॉज एन इन्फ्लुएंस अगेंस्ट विच वी स्टिल हैव स्ट्रगल। तो बोले वास्तव में ये एक ऐसा प्रभाव था जिसके विरुद्ध हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि जो प्रभाव पड़ रहा है पैराडाइज लॉस्ट का, इनकी रचनाओं का, पोइट्री का जो बुरा प्रभाव है, उस प्रभाव से हम आज भी लड़ रहे हैं। आज भी हमको संघर्ष झेलना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के। इन विच बुक वर एडम एंड ईव फर्स्ट प्रेजेंटेड। तो देखिए एडम और ईव फर्स्ट प्रेजेंट होते हैं बुक 4 में, और आप जानते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एग्जेजरेट वर्जन ऑफ आइडोलेट्री। यहाँ पर बारबरा लेविस्की कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मूर्ति पूजा का एग्जेजरेट है, यानी कि अतिरंजित है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मूर्ति पूजा की बात की गई है। मिल्टन हैड लॉन्ग एसोसिएटेड विद द स्टुअर्ट आइडियोलॉजी ऑफ डिवाइन किनशिप, क्योंकि जॉन मिल्टन जो है लंबे समय से स्टुअर्ट जो डेंसिटी है
और स्टुअर्ट की जो आइडियोलॉजी है उसका डिवाइन किनशिप यानी कि राजा के प्रति जो दिव्य विचारधारा है या राजा की जो पूजा है उसके प्रति वो काफ़ी प्रभावित लगते हैं। तो आप जानते हैं कि जब ये रह रहे थे तो उस समय कौन था? चार्ल्स फर्स्ट, और ये स्टुअर्ट किंग था, क्योंकि जेम्स फर्स्ट का पुत्र चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट का पुत्र चार्ल्स सेकंड, तो ये स्टुअर्ट डायनेस्टी थी। तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं बारबरा लेविस्की। और ये तो टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड, अपनी रचना मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इसमें विलियम ब्लेक कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब मिल्टन ने देवताओं का और ईश्वर का वर्णन किया, जब ईश्वर और देवताओं के बारे में लिखा तो ऐसा लगा कि वो बेड़ियों में बंध कर लिख रहे हों, यानी कि बंधन में लिख रहे हों। एंड एट लिबर्टी व्हेन ऑफ डेविल्स एंड हेल, जब उन्होंने डेविल्स का वर्णन किया, हेल को डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने फ्री माइंड होकर लिखा। इज बिकॉज ही वॉज ए ट्रू पोइट एंड ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो इसका कारण ये था कि वो सच्चे कवि थे। विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि वो सच्चे कवि थे और अनजाने में ही डेविल्स की पार्टी में शामिल हो गए। तो ये पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फॉल इन 2 स्टेजेस इन बुक्स। तो बुक्स 4 में और बुक 9 में फॉल होता है। देखिए, इसमें सपना देखती है ईव और इसमें वो फल को खा लेती है। मिल्टन लेमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस इन विच बुक, किस बुक में? तो ये है आपकी पैराडाइज लॉस्ट में, इसमें अपने ब्लाइंडनेस पे रोते हैं। और बुक 3 में व्हेन ही इनवोक्स हेवनली लाइट, इसमें बात कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, तो नेचुरल है कि मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकता, तो कहते हैं मुझे मेरी इनवार्ड जो आइज़ हैं उनको इन्वोक कीजिए, उनको जो है इल्यूमाइन कीजिए। तो ये वहाँ प्रार्थना करते हैं और अपनी आँखों के अंधे होने पर वहाँ पर शिकायत करते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क नोबडी एवर बेस्ट इट लॉन्गर। बोले हम पैराडाइज लॉस्ट को एक टास्क की तरह पढ़ते हैं, जैसे कि हमको एक टास्क मिला हुआ है और किसी ने इसको लंबा होने की कल्पना नहीं की थी, इच्छा भी नहीं की थी। और डॉक्टर जॉनसन फिर आगे कहते हैं पैराडाइज लॉस्ट इज ए पोइम विच कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस। बोले पैराडाइज लॉस्ट जहाँ तक कि इस मामले में अगर बात करें तो डिजाइन के मामले में ये मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस, पहला प्लेस लेती है। एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस द सेकेंड, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये दूसरा स्थान पे आती है। और अमॉन्ग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड के प्रोडक्शन में। बोले किसी भी ह्यूमन माइंड का ने कोई भी रचना रची हो, अगर हम पैराडाइज लॉस्ट के लें तो इसकी जो डिज़ाइन है उसमें तो हम इसको फर्स्ट श्रेणी में रखेंगे और इसमें जो परफॉर्मेंस है उसको हम सेकंड श्रेणी में रखेंगे। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये कोट है। हु डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ ए प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। बोले एक प्यूरिटन जो अपनी बाइबल के ऊपर सिर लगाकर लेटा है और वहाँ के सपने देखता है, तो उसकी द्वारा की गई रचना है पैराडाइज लॉस्ट। तो ये लमार्टिन कहते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ज़्यादा नहीं है, 2-4 हैं।
मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड। बोले मिल्टन ईश्वर को जो उन्होंने बनाया है, बिग्ड, यानी कि ईश्वर को उन्होंने दुष्ट बनाया है, तो इसका श्रेय मिल्टन को जाता है। सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ बिग्ड गॉड, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का ईश्वर है वो एक दुष्ट ईश्वर है। ये बात विलियम एम्पसन कहते हैं। और देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव जॉन मिल्टन पर पड़ा था चार्ल्स फर्स्ट का, और चार्ल्स फर्स्ट के काफ़ी विरोध में थे। टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट इन्होंने रचना लिखी थी। उन्होंने बताया था कि किंग और मजिस्ट्रेट का टेन्योर कितना होना चाहिए। और जब बीहेडेड कर दिया गया था 1649 में, तब भी उन्होंने उसको पैसिफाई करने के लिए भी रचनाएं की थी। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, और कौन कहता है ये तो आपको पता ही है, मैथ्यू आर्नोल्ड। अगला क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट सबलाइम पोइम, जॉन ड्राइडन कहते हैं इस बात को। पैराडाइज लॉस्ट दो फाइन इन इटसेल्फ इज अ करप्शन ऑफ आवर लैंग्वेज, यानी कि अपने आप में तो पैराडाइज लॉस्ट अच्छी है, फिर भी हमारी लैंग्वेज में एक करप्शन है। ये बात जॉन कीट्स कहते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। और ये बहुत ही सुंदर लाइन है जिसको एस्ट्री कॉलेज करते हैं इनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के बारे में। शेक्सपियर्स पोइट्री इज करेक्टरलेस, यानी कि शेक्सपियर पोइट में करेक्टर नहीं है। दैट इज इट डज रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, और ये इंडिविजुअल शेक्सपियर को दर्शाती है। बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन अगर पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट की प्रत्येक पंक्ति में जॉन मिल्टन देखने को मिलेंगे आपको। इनफैक्ट इन एवरी पोइम इट इज मिल्टन, और हर पोइम में मिल्टन है। हिमसेल्फ whom you see, his Saturn, his Adam, and his Raphael, and almost his Eve, all are जॉन मिल्टन। चाहे हम एडम की बात करें, चाहे हम सैटर्न की बात करें, राफेल की बात करें, या जितने भी करेक्टर हैं, तो चाहे हम ईव की बात करें, हर एक करेक्टर में आपको मिल्टन देखने को मिलेगा। एसटी कॉलेज बात कहते हैं। अब इनवोकेशन से क्वेश्चन है, ये तो पता है। whom does मिल्टन इनवोक्स इन द बिगिनिंग ऑफ बुक फर्स्ट, तो ये है आपकी हेवनली म्यूज यूरेनिया। और यूरेनिया किसकी है? हेवनली म्यूज यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। और वेयर इज हेवनली म्यूज लोकलाइज्ड अपॉन, तो हेवनली म्यूज इज लोकलाइज्ड अपॉन माउंट ओलंपस और माउंट हेलिकॉन। इन द ओपनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओरब इज रेफर, तो ओरब बताया था, ये क्या है आपका माउंट होरब है, हेरब है, ये पूछा गया है 2016 की टीजीटी में। हाउ मैनी टाइम्स डज मिल्टन इन्वोक्स म्यूज, तो देखिए 2 टाइम्स इन्वोक करते हैं, वैसे एक्चुअली में 3 टाइम्स करते हैं। देखिए बुक फर्स्ट में करते हैं 2 बार, बुक फर्स्ट में 2 बार, और बुक 7 में 1 बार। ठीक है, तो बुक फर्स्ट में तो आपने देखा, और बुक फर्स्ट में दूसरी बार करते हैं बुक फर्स्ट के मिडिल में, जब वो इन्वोक करते हैं इस बात के लिए कि जो फॉलन एंजल्स थे, उन फॉलन एंजल्स में कौन पहले उठा और कौन सबसे बाद में, तो इस बात को बताने के लिए वो इन्वोकेशन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो हाउ मैनी इन्वोकेशंस आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट में अगर इन्वोकेशंस की बात करें, स्तुतियों की बात करें, तो ये 4 स्तुतियां हैं। देयर आर 4 इन्वोकेशंस इन पैराडाइज लॉस्ट। इन बुक फर्स्ट मिल्टन इन्वोक्स हेवनली म्यूज यूरेनिया द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एक हो गई।
सेकेंड टाइम ही इन्वोक्स हेबिली म्यूज यूरोनिया टू टेल हिम अबाउट फॉलन एंजल्स। यहाँ पर ही इन्वोक करते हैं, तो इसको हमने सेकेंड ही मान लिया है क्योंकि इन दोनों को एक ही मान लो। और इन द बिगिनिंग ऑफ बुक थर्ड हेवनली लाइट की इन्वोकेशन करते हैं, और थर्ड टाइम बिगिनिंग ऑफ बुक 7 में हेवनली म्यूज यूरेनिया की फिर इन्वोकेशन करते हैं। और इन बुक 7 में बुक 9 है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ बुक 9 हीरोइक एंड रोमांटिक पोइट्री को इन्वोकेशन करते हैं। तो 4 इन्वोकेशन बनती हैं ये, बुक फर्स्ट, बुक थर्ड, बुक 7 एंड बुक 9। हु इज मिल्टन स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट? ना, व्हाट इज मिल्टन स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट में जो पर्पज है, टू जस्टिफाइज द बेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ईश्वर के जो प्रावधान है मनुष्य के लिए उसको जस्टिफाई करना, जो गॉड के प्रोविडेंस हैं उनको जस्टिफाई करना। इस प्रश्न को इस प्रकार पूछा गया है, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू मैन? TGT 2016 पूछा गया है, तो पैराडाइज लॉस्ट में। व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? तो फॉल ऑफ मैन, यही तो है, या टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव। और इन द ओपनिंग 16 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन बुक फर्स्ट कंप्राइज, तो क्या है, केवल 1 सेंटेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ मैनी वर द फॉलोअर्स ऑफ सैटर्न इन हेवन? तो देखिए, जब सैटर्न थे तो 2/3 थे ईश्वर की तरफ और 1/3 थे आपके सैटर्न की तरफ। हाउ मैनी डेज एंड नाइट डिड सैटर्न विद हिज फॉलोअर्स फॉल फ्रॉम हेवन अंटिल ही लैंडेड ऑन द डीप लेक ऑफ हेल? जब वो हेल की डीप लेक में गिरता है तो कितने दिन और कितने रात गिरता है? तो सैटर्न एंड हिज हॉरिबल कंपेनियंस फेल फ्रॉम हेवन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 9 days and 9 nights। 9 दिन 9 रात लगातार गिरता है, तब हेल में जाके गिरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न इन कमांड? तो सैटर्न इन कमांड जो है आप बिलजेबब है, और ध्यान रखिए बिलजेबब की स्पेलिंग पूछी जाती है, तो स्पेलिंग भी इसकी ध्यान रखेंगे आप लोग। हु इज सैटर्न कंपेयर टू इन पैराडाइज लॉस्ट? तो सबसे पहले तो लेविएथन से कंपेयर करते हैं, फिर टाइटन से, जेंट से, वेरियोरोस से करते हैं, सन ऑफ यूरेनस है, और टाइफून से करते हैं, 100 headed मॉन्स्टर। तो ये बुक फर्स्ट में ही इसकी कंपेयर करते हैं, इन सब से कंपेयर करते हैं वो। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड टारटरस, इसका नाम है, हेल का पूछा जा सकता है। और ये पूछा गया है, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड, तो उसे लूसीफर बोलते हैं। सैटर्न फ्लाइज टू ड्राई लैंड, बिलजेबब आल्सो फॉलोज सैटर्न, व्हाट इज ड्राई लैंड इन हेल? तो देखिए, हेल में जो ड्राई लैंड है वो सॉलिड फायर है। क्या है? सॉलिड फायर है। और जो लेक है वो लिक्विड फायर है। लेकिन पूरे हेल में फायर ही फायर है। जहाँ ठोस जगह है वो सॉलिड फायर है, और जहाँ दलदली जगह है, पानी है, वहाँ लिक्विड फायर है। विद विच ऑफ सैटर्न शील्ड एंड स्पीयर कंपेयर टू? देखिए, शील्ड की जो कंपैरिजन की जाती है, सैटर्न शील्ड इज कंपेयर टू द मून एंड इट्स शेप वाज ऑब्जर्व बाय गैलीलियो थ्रू द टेलीस्कोप। तो यहाँ तक लंबा खींचा गया है कि टेलीस्कोप द्वारा गैलीलियो ने उसकी शील्ड को देख लिया था। और सैटर्न का जो स्पीयर है वो टॉलेस्ट पाइन ट्री से की गई उसकी कंपैरिजन है। अब
एंजल्स की बात करें, व्हेन सैटर्न कॉल्ड फॉलन एंजल्स हु केम फर्स्ट, तो आपको बताएं यही सेकंड इन्वोकेशन थी जब वो म्यूज यूरेनिया की सेकंड टाइम बुक फर्स्ट में इन्वोक करते हैं कि बताएं कि कौन सा एंजल्स जब सैटर्न ने एड्रेस किया तो कौन सा एंजल सबसे पहले उठा और कौन सा एंजल सबसे बाद में। तो व्हेन सैटर्न कॉल्ड द फॉलन एंजल्स हु केम फर्स्ट, तो ये आपका था मोलैच, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलन एंजल्स वॉज हॉरिबल किंग कवर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मोलैच, इसको मोलैच को मैन स्लेयर यानी मनुष्यों का कत्ल करने वाला कहा जाता है। विच वन ऑफ फॉलन एंजल्स कॉल्ड द मैन स्लेयर, इसी को मोलैच को बोलते हैं, ऊपर बता दिया था अभी। हु वुंडेड एल्यूड द सायरियन डेसिमल टू लेमेंट हिज फेट, तो ये है आपके थेमज। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, वेलियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेन्स इन कोर्ट एंड पैलेसेस, हु इज ही, तो ये वेलियल है। अब इसी पे एक प्रश्न और बनता है, व्हेन नाइट डार्कन्स द स्ट्रीट द सन ऑफ वेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, तो ये पैराडाइज और बुक फर्स्ट में है। और ये बात जो है इन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट के दरबार के तौर पर कही थी। उस समय जो दरबार में स्थिति थी रिस्टोरेशन पीरियड में या इसमें, तो उस स्थिति को दर्शाया गया है। हु वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ, तो ये आपके मैमन है और इसकी निगाह जो है हमेशा नीचे की ओर झुकी रहती है। तो मैमन जो है गॉड ऑफ वेल्थ कहलाता है, जिसको हमारे यहाँ कुबेर कहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटर्न्स पैलेस, द कैपिटल ऑफ सैटर्न इन हेल, तो पैलेस क्या है, पेंडेमोनियम, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेंडेमोनियम, तो पेंडेमोनियम का अर्थ है होम ऑफ द डेमन्स, राक्षसों का घर, दैत्यों का घर। हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम, तो पेंडेमोनियम को जो आर्किटेक्ट है वो मल्सीवर है। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू बिल्ड पेंडेमोनियम, इसको बनने में केवल 1 घंटा लगा, एन आवर। आफ्टर हैविंग बीन थ्रोन फ्रॉम हेवन बाई एंग्री जॉब, ही हैड केप्ट फॉलिंग अ समर्स डे, तो ये है मल्सीवर। तो समर्स डे जो कहावत बनी है, फ्रेज बनी है, वो यहीं से बनी है। हु इज़ इन फेवर ऑफ ओपन बार विद गॉड, तो ये मोलैच है जो ओपन बार में रहता है। और हु इज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वॉर, तो एनी फॉर्म ऑफ वॉर के अगेंस्ट है वो बेलियल है। और हु सेज दे शुड बिल्ड एन एम्पायर इन हेल टू राइवल हेवेंस, तो हेवेंस के विरोध में हेल में ही एम्पायर बनाने को मैमन कहते हैं। तो मैमन कौन है, कुबेर है भाई। हु सजेस्टेड डेस्ट्रॉइंग मैनकाइंड एंड सेड्यूसिंग देम इन देयर पार्टी, तो ये बेल्जेबब जो कि सेकंड इन कमांड है वो सलाह देते हैं और ये सलाह जो है इनकी मान ली जाती है। विच इज़ द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेल, तो ये है लेथ, ठीक, नशे की नदी कहा जाता है इसको। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे और फिर ऐसे ही 50 क्वेश्चंस, लगभग 50 होंगे या 40 क्वेश्चंस होंगे और बुक फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।